तो लिखने वाले के लिए सबसे पहले तो उसकी व्याकरण को समझना होता है, उसके छोटे छोटे वाक्य बनाना, छोटे छोटे जो है छंदों को पढ़ना। तो यदि हम जितने भी हमारे गीतकार हैं, कवि हैं, लेखक हैं, तो उनको हम सबसे पहले पढ़ें, और पढ़ने के बाद में यदि हमारी रुचि बढ़ती है आगे, तो उन्होंने किस तरह से व्याख्या की है, किस तरह से लिखा है, किस तरह से उसको गाया है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हम पढ़ाई करेंगे तो निश्चित रूप से साहित्य के क्षेत्र में यदि आना है तो आपको लिखना ही पड़ेगा। नमस्कार, मैं ऋषभ राज पाठक आपका स्वागत करता हूँ लीड लैब के मंच से। जिस प्रकार हम विभिन्न क्षेत्रों के दिग्गजों से आपको मिलाते हैं, उसी प्रकार एक और दिग्गज जो कि साहित्य के क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाते हैं और प्रोफेशनली वो एक एमडी डॉक्टर हैं। तो मिलते हैं हम लोग डॉक्टर शिव आचार्य जी से। सर, आपका स्वागत है लीड लैब के मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, सबसे पहला प्रश्न हमारा होता है कि हमारे दर्शकों के लिए आपका एक छोटा सा परिचय। हाँ, मेरा परिचय तो जहाँ तक बात है, मैं डॉक्टर शिव कुमार आचार्य, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज बुरहानपुर, ये परिचय है। और मैंने आयुर्वेद में स्नातकोत्तर एमडी की उपाधि प्राप्त की है उदयपुर राजस्थान से, और बीएमएस मैंने उज्जैन से किया है, विक्रम यूनिवर्सिटी। जी सर। सर, सबसे पहला प्रश्न तो हमारा आपके जीवन से रिलेटेड रहता है कि आपका बचपन से लेकर यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा, और कि कुछ चीज़ें उसकी एक छोटे से रूप में हमारे दर्शकों। हाँ, बहुत अच्छा है। इतनी अवस्था के बाद में निश्चित रूप से आपने बचपन के बारे में पूछा है, और निश्चित रूप से हम पीछे जब मुड़ के देखते हैं तो एक पूरी की पूरी कहानी हमारे साथ जुड़ी होती है। बचपन मेरा ग्रामीण क्षेत्र में मेरा जन्म हुआ है, और वर्तमान में भी लगभग 150 मकान हैं गांव में, जहां पर मेरा जो निवास था। 8वीं तक मैंने गांव के स्कूल में ही पढ़ाई की है। उसके बाद में फिर मेरे पिताजी हैं, वो प्राइमरी स्कूल में शिक्षक थे और संस्कृत के बहुत अच्छे विद्वान थे, और विद्वान ही नहीं, उन्होंने संस्कृत पाठशाला में अध्ययन किया था। और संस्कृत पाठशाला में फिर इसके बाद में प्राइमरी स्कूल में शिक्षक रहना, उसके बाद में फिर हमारे परिवार को चलाना, बढ़ाना, हमारी शादी करना, तो ये बहुत बड़ी चुनौती ही हुआ करती है। आज के समय में तो वो चीज़ बहुत, वैसी महंगाई का ज़माना हो गया है। लेकिन 8वीं के बाद में मैं गांव से बाहर आया, एक तहसील स्तर पे आया, और 9th 10th मैंने एक शहर से किया है जहां बरेली तहसील कहलाती है, बाड़ी तहसील है रायसेन ज़िले में। और बुआ जी वहाँ मेरी हैं, उनके पास मैं पढ़ा हूँ। और क्योंकि पिताजी एक ऐसी स्थिति में नहीं थे, फिर भी उनका आशीर्वाद, बुआ जी का आशीर्वाद, फूफा जी का सहयोग, मामा जी का सहयोग, तो एक रिश्ते को भी निभाते हुए मैंने अध्ययन किया है। और बचपन के जो दोस्त हैं वो आज भी मैं उनसे जुड़ा हूँ, और समय समय पे जब मैं गांव जाता हूँ तो याद करते हैं, मुझे भी बोला बचपन याद आ जाता है। जी सर। सर, जैसे कि आप एक आयुर्वेद में एमडी हैं, तो आप जो ऐसा बता रहे हैं हमें कि आप एक छोटे से गांव, जो वर्तमान में भी जहां पर 150 मकान है, तो आप एक आयुर्वेद में इतना स्तर तक पहुंचना, तो आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रेरणा की तो जहाँ तक बात है कि वैसे तो आयुर्वेद के क्षेत्र में परिवार से तो कोई नहीं था, लेकिन मेरे छोटे फूफा जी थे जहाँ मैं पढ़ता था। तो हायर सेकेंडरी के बाद में फिर ऐसी कोई लाइन हम लोग चुनते हैं, तो उनने कहा कि भाई आजकल मेडिकल लाइन, आयुर्वेद लाइन, इंजीनियरिंग लाइन ये बहुत है, और मेरा रुझान भी थोड़ा बहुत था कि इस क्षेत्र में मैं काम करूं। तो मैंने फॉर्म भर दिया है आयुर्वेद का, और आयुर्वेद में मेरा चयन हो गया। और चयन होने के बाद में मुझे उज्जैन में सौभाग्य मिला कि आयुर्वेद की डिग्री, जो बैचलर ऑफ आयुर्वेद मेडिसिन एंड सर्जरी, वहाँ उज्जैन में रहा, और उज्जैन में 7 वर्ष तक रहा। महाकाल की नगरी है, एक धार्मिक क्षेत्र है जिसको पुराना नाम अवंतिका नगरी कहते हैं। और वहाँ आयुर्वेद का तो मैंने पढ़ाई की है, और वहाँ पर
भी मुझे पिताजी के जो मामा जी के लड़के थे वो पढ़ते थे, डॉक्टर वेद प्रकाश व्यास जी, और उनके साथ में रहा करता था, और वही भी बहुत अच्छे गीतकार थे। तो वहाँ से मेरी शुरुआत एक्चुअली आयुर्वेद के साथ साथ साहित्य से हुई, और साहित्य के क्षेत्र में वहाँ एक बहुत बड़ा नाम रहा करता था। श्रीमान मोहन सोनी जी, वो भी शिक्षक थे और बहुत अच्छे गीतकार थे, और वहाँ पर श्रीमान रमेश गुप्ता चातक, वो भी प्रोफेसर थे। तो दोनों कवि गुरु रहे हैं। तो आयुर्वेद परंपरा के साथ मैं वहाँ पर साहित्य से जुड़ गया, क्योंकि ये साहित्य परंपरा तो मेरी पैतृक संपत्ति है। पिताजी भी लिखते थे, बहुत अच्छी कविताएं लिखते थे, और इसके साथ ही मेरा आयुर्वेद के साथ में फिर यह साहित्य से जुड़ा हो गया है। तो तभी से यह सब सारा सिलसिला शुरू हो गया है। जी जी सर, कहीं ना कहीं आप एक अच्छे डॉक्टर होने के साथ साथ साहित्य से भी संबंध रखते हैं। तो आपकी कौन सी विधाएं हैं साहित्य में, और किस तरीके से आपकी रचनाएं या आपकी कोई कविता हमारे दर्शकों के लिए? हाँ, साहित्य के क्षेत्र में तो बहुत कुछ लिखा है, लेकिन साहित्य में बिना सरस्वती की कृपा से कुछ नहीं हो सकता है, और निश्चित रूप से उनकी ही कृपा होती है तो हमारे साहित्य में की गति बढ़ती है। 2 पंक्तियां मैं पहले सुना रहा हूँ माँ शारदे के चरणों में कि शब्द शब्द में आप हैं, छंद गीत में आप, शब्द शब्द में आप हैं, छंद गीत में आप, कविता लय स्वर में सदा बसें प्रीत में आप हो मैया, बसें प्रीत में आप। ये माँ शारदे के नाम पे 2 पंक्तियाँ थी, और हर एक 10 कविताएं, 15 कविताएं, 20 कविताएं जब लिखते हैं, उसके बाद में निश्चित रूप से एक माँ शारदे को भी हम याद करते हैं। भले ही वो एक मुक्तक लिखा या 4 पंक्तियां लिखा है, लेकिन माँ शारदे को निश्चित रूप से स्मरण करते हैं जब भी हम लोग साहित्य में आगे बढ़ते हैं। जी सर, सामाजिक स्तर पे भी आप साहित्य और स्वास्थ्य दोनों को लेकर साथ में चल रहे हैं। तो पहला एक और क्वेश्चन मेरे मन में आता है कि आप आयुर्वेद से संबंध रखते हैं, तो जो हमारा दर्शक है या कोई विद्यार्थी है जो आयुर्वेद में अपना करियर बनाना चाहता है, तो वो किस तरीके से बना सकता है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। और चूँकि आयुर्वेद में कई वर्षें हो गई हैं, आयुर्वेद का जब मैंने विद्यार्थी जीवन की शुरुआत की थी तो 1982-83 में मेरा प्रवेश आयुर्वेद में हुआ था, और काफ़ी समय हो गया है। तो आयुर्वेद के बारे में तो चिंतन मनन निश्चित रूप से रहा है कि विद्यार्थी जीवन से, और आज मैं महाविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ। तो एक लंबी यात्रा है आयुर्वेद की रही है। आयुर्वेद के रूप में कैरियर में जहाँ तक सवाल है कि हमारे यहाँ BMS का जो सिलेबस होता है उसके पूर्व में बायो ग्रुप से 12वीं पास करनी होती है, और 12वीं पास करने के बाद में नीट एग्ज़ाम होती है आजकल। तो नीट एग्ज़ाम में हमको जो है अच्छे अंक लाना होते हैं, और अच्छे अंक लाने का जो परिणाम यही मिलता है कि हमें अच्छा इंस्टीट्यूट मिलेगा, और उस इंस्टीट्यूट में हम लोग जो है अच्छी तरह से पास करेंगे। तो बच्चे हैं 12th के बाद में बहुत सारे कोचिंग में भी पढ़ते हैं, और यदि शुरू से ही उनकी लगन है कि भाई इस क्षेत्र में जाना है, तो ये तो पहले तय करना होता है कि हमें किस क्षेत्र में जाना है। यदि आयुर्वेद के क्षेत्र में जाना है तो उस हिसाब से उसको तैयारी करनी पड़ती है। उसके बाद में जब नीट एग्ज़ाम हो जाती है तो काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग में जो नंबर होते हैं, प्रतिशत होता है, उसके बाद में आयुर्वेद के क्षेत्र में वर्तमान में आयुर्वेद के जो है 9 महाविद्यालय हैं निश्चित रूप से, और बुरहानपुर में भी एक बहुत अच्छा कॉलेज है। इसके अलावा भोपाल में है, इंदौर में है, जबलपुर में है, रीवा में है, ग्वालियर में है। ऐसे हमारे 9 इंस्टीट्यूट हैं, और सारे इंस्टीट्यूट बहुत अच्छे हैं। तो आयुर्वेद की पढ़ाई भी निश्चित रूप से करना चाहिए। और हमने देखा है कि आयुर्वेद के क्षेत्र में बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं, खाली एक डिग्री कोर्स भी नहीं है, डिप्लोमा भी होते हैं, 1 वर्षीय पाठ्यक्रम भी होते हैं। जो योगा के बारे में एक कोर्स चलता है हमारे यहाँ, एक पंचकर्म विशेष विधा है, उसके बारे में होता है। तो 1-1 वर्षीय पाठ्यक्रम भी बहुत सारे होते हैं।
और उसके लिए बहुत सारा जो है आजकल तो पूरे देश में आयुर्वेद का नाम हो रहा है। कोविड के बाद में हम देखते हैं आयुर्वेद जो है बहुत आगे बढ़ रहा है। और आयुर्वेद के बारे में एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि आयुर्वेद जो पुराना आयुर्वेद है, जो चूरन चट्टी वाला आयुर्वेद अब नहीं रहा है। लोग परिचित एक्चुअली उससे पूरी तरीके से भानी नहीं हुए हैं, लेकिन आयुर्वेद में भी आजकल बहुत सारे रिसर्चेज होने लगे हैं, शोध होने लगे हैं। एक प्लांट पे शोध होता है, एक रोग पे शोध होता है, कोई भी डिजीज़ है, और बहुत अच्छे हमारे यहाँ जो है बच्चे निकलते हैं। और वो प्रदेश में ही नहीं पूरे भारत में, जबकि विश्व में भी बहुत सारे लोग जाने लगे हैं। तो आयुर्वेद चिकित्सा में सारे रोगों का एक विधिवत बिल्कुल पूरा ट्रीटमेंट होता है। और आयुर्वेद ट्रीटमेंट ही नहीं है, एक आयुर्वेद जीवन शैली है। वर्तमान में हम लाइफ स्टाइल को कैसे जिएं, वो सारा का सारा आयुर्वेद में है कि हमारी दिनचर्या कैसे हो, ऋतुचर्या कैसे हो, हमारा खान पान कैसा हो, और जो स्वस्थ व्रत के जो नियम हैं, हम योगा करें, ये सारी चीज़ें, हम कैसा आहार विहार मतलब सीजन के हिसाब से। अभी चूँकि आयुर्वेद की बात चल रही है, तो अभी वर्तमान में एक प्रक्रिया हमारे चल रही थी, प्रकृति का परीक्षण। आपकी प्रकृति कैसी है, प्रकृति मतलब नेचर कैसा है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में आयुष विभाग को एक काम सोचा था कि 1 करोड़ लोगों का प्रकृति परीक्षण करना है। तो वहाँ पर हमारा आयुर्वेद जो मूल सिद्धांत है, बात और पित्त कफ, तो उस आधार पे ही हम लोग पूरी चिकित्सा करते हैं, और शरीर का पूरा जो सिस्टम है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो नेचर को देखने के बाद में हम लोग ट्रीटमेंट तय करते हैं, और उसको आहार विहार का जो है पालन करने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो स्वस्थ रहना हमारे लिए ज़रूरी है। और स्वस्थ रहना इसलिए भी ज़रूरी है कि हम जो पुरुषार्थ हैं, हमारे 4 पुरुषार्थ हैं। 4 पुरुषार्थ से मतलब है धर्म है, अर्थ है, काम और मोक्ष है। और ये चारों की प्राप्ति करने के लिए हमको स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। कि हम यदि स्वस्थ रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जो चिंतन मनन है, चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, निश्चित रूप से हमारे लिए उसका लाभ मिलेगा। और आयुर्वेद की परिभाषा में भी कहा गया है कि हिता हितम सुखम दुखम आयुष तस्य हितायतम मानम च तत्यक्तुक्तम आयुर्वेद सौचिते। तो ऐसी चिंतन उसमें है। ये बात तो आयुर्वेद की हो गई। जी, अब जी। जैसे कोई व्यक्ति आप साहित्य से भी संबंध रखते हैं, जी, जी। और कोई दर्शक हमारा, आप दोनों चीज़ों में संबंध रखते हैं, इसलिए मैं दोनों क्षेत्र की बात आपसे कर रहा हूँ। जी, जी। साहित्य एक चुनौतीपूर्ण क्षेत्र है। जी। लिखना सबके बस की बात नहीं है, लेकिन बहुत से विद्यार्थी अभी दूर होते जा रहे हैं साहित्य को लेकर, क्योंकि जो फोन का चलन चल रहा है। तो अगर कोई विद्यार्थी साहित्य में भी अपना करियर बनाना चाहता है, वो उस क्षेत्र में कार्य करना चाहता है, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी है? साहित्य के क्षेत्र में तो जहाँ तक सवाल है कि एक तो उसके बचपन से उसकी रुचि होती है कि वो किस तरह से साहित्य में बढ़ रहा है। पढ़ते ही पढ़ती कुछ ऐसी प्राकृतिक भी चीज़ रहती हैं, जैसे पिताजी लिखते हैं, माताजी लिखते हैं, उनका भी जो गुण है वो बच्चों में आता है। लेकिन बच्चों के लिए ज़रूरी है कि किस भाषा में वो है लिखना है। अब हम लोग तो सामान्य क्षेत्रीय भाषाएं या हिंदी भाषा का हमको जो है उसमें बोलचाल की भाषा में आते हैं हम लोग। तो लिखने वाले के लिए सबसे पहले तो उसकी व्याकरण को समझना होता है, या उसके छोटे छोटे वाक्य बनाना, छोटे छोटे जो है छंदों को पढ़ना। तो यदि हम जितने भी हमारे गीतकार हैं, कवि हैं, लेखक हैं, तो उनको हम सबसे पहले पढ़ें, और पढ़ने के बाद में यदि हमारी रुचि बढ़ती है आगे, तो उन्होंने किस तरह से व्याख्या की है, किस तरह से लिखा है, किस तरह से उसको गाया है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हम पढ़ाई करेंगे तो निश्चित रूप से साहित्य के क्षेत्र में यदि आना है तो आपको लिखना ही पड़ेगा। और इसके लिए आपको एक ना एक कोई वरिष्ठ है, जो गीतकार है, कवि है, लेखक है, दोहाकार है, उनके संपर्क में आपको आना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा, यदि मैं साहित्य के क्षेत्र में आया हूँ तो मेरे जो कवि गुरु हैं तो उनके ही साथ में मैं रहा हूँ। यदि कोई मैं कविता लिखता था तो मैं उनको बताता कि ये मैंने लिखी है, तो वो उसमें सुधार करता थे। जहाँ पर शब्द फिट हो रहा है, जहाँ पर कोई वाक्य नहीं बन रहा है, जहाँ पर कोई छंद में गड़बड़ है, तो वो बताते थे। तो ऐसे यदि सही रूप से साहित्य के क्षेत्र में जाना है तो निश्चित रूप से साहित्य एक बहुत बड़ा जो है एक चिंतन मनन का विषय है। कहानियाँ उसमें होती हैं, गीत होते हैं, लेख होते हैं, पत्र पत्रिकाएं होती हैं, तो उनका हमें अध्ययन करना होगा, जब भी हम साहित्य के क्षेत्र में जा सकते हैं। साहित्य के क्षेत्र में एक नाम बनाना है तो बच्चे को पहले पढ़ाई करना पड़ेगा, जी, उसकी अच्छी किताबों की, जी, जी, और एक गुरु से प्रेरणा लेनी पड़ेगी। जी, जी, जी सर। सर, हमारी टीम ने हमें बताया कि आपको बहुत सारी
अपने कार्यों के लिए सम्मानित भी किया गया, तो कुछ आपके महत्वपूर्ण ऐसी उपलब्धियां आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहें? जी, जी, जी। हाँ, सम्मान तो निश्चित रूप से जब कोई काम करते हैं तो उसकी उपलब्धि तो होती है, और वो काम एक्चुअली सम्मान के बाद में रुकना नहीं चाहिए। लेकिन उससे प्रसन्नता होती है कि हमने जो काम किया है उसका मूल्यांकन कहीं न कहीं हुआ है, और मूल्यांकन के बाद में और उत्साह होता है कि हाँ, हमें इसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। तो बचपन से ही मुझे बहुत सारे शौक रहे हैं, और इसमें सामाजिक क्षेत्र में भी मुझे शुरू से ही रुचि थी। जब मैं बचपन से था, थोड़ा-सा बड़ा हुआ तो एक सामाजिक कार्यक्रम, कहीं कोई विवाह हो रहा है या कहीं कोई कार्यक्रम हो रहा है, स्कूल में भी हम लोग जो है कार्यक्रम किया करते थे। तो उसमें मेरा था कि कहीं कोई कार्यक्रम हो रहा है उसको व्यवस्थित ढंग से करवाना, या जो है शिक्षक ने, गुरुजनों ने कुछ कह दिया है तो उसको रखना। तो मुझे एक योजना बनाना, प्लानिंग बनाना शुरू से ही आता था कि ऐसे काम करना है। अब थोड़ा बहुत तो मैं इसमें तो बता देता हूँ। सामाजिक क्षेत्र में पल्स पोलियो अभियान में मुझे विशेष योगदान के लिए जिला कलेक्टर श्रीमान वसीम अख्तर साहब जो विदिशा में थे, उन्होंने सम्मानित किया है। और यहाँ पर बुरहानपुर में भी चुनाव संबंधी के क्षेत्र में मास्टर ट्रेनर रहा हूँ। कई समय मैंने ट्रेनिंग दी हैं, तो उसके लिए भी, श्रेष्ठ कार्य के लिए भी यहाँ पर जो कलेक्टर श्रीमती बीणा खाड़ेकर मैडम और श्रीमती कर्लिन खोंगबार देशमुख मैडम कलेक्टर महोदया रही हैं, उनके द्वारा भी प्रमाण पत्र मुझे प्रदान किया गया है। इसके अलावा साहित्यिक क्षेत्र में, चूँकि साहित्यिक क्षेत्र में मैं लंबे समय तक रहा हूँ, तो इसके बारे में भी मुझे, उदयपुर में मैं रहा हूँ तो 91 में युगधारा संस्था ने भी सम्मानित किया है। नवसृजन संस्था उदयपुर में हम लोगों ने, सभी लोगों ने एक मिल के बनाई थी, और वहाँ पर भी बहुत सारे हम लोगों ने कार्यक्रम किए हैं। बुरहानपुर हिंदी मंच 2012, जिसमें शब्द रत्नाकर से मुझे सम्मानित किया गया है। सुरभि साहित्यिक संस्था खंडवा से साहित्य शिखर से सम्मानित किया है। मध्य प्रदेश लेखक संघ भोपाल द्वारा आंचलिक सम्मेलन उनके हुआ करते हैं, वो भी सम्मानित हैं। साहित्य सरिता संस्था इंदौर 2016 में उसमें सम्मान प्राप्त किया है, और साहित्य सागर संस्था इंदौर 2015 में। इसी तरह से कोरोना योद्धा के रूप में सेवा सम्मान भी प्राप्त है। मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश शासन आयुष विभाग 2020 ने भी प्रशस्ति पत्र हमें दिया है, और हमें खुशी होती है। और एक विशेष सम्मान जो मिला है मध्य प्रदेश स्तर पे, उसके बारे में भी यहाँ चर्चा मैं करना चाहूँगा। हमारे यहाँ राज्य स्तरीय धन्वंतरी पुरस्कार जो यहाँ पर दिया जाता है, उसमें चिकित्सा के क्षेत्र में 2019 में उसको भी मुझे प्राप्ति हुई है, और मुझे यह सुनकर बड़ा गर्व होता है कि इस तरह का सम्मान सेवा में और चिकित्सा कार्य करने में प्राप्त होता है। और अभी लेटेस्ट है, जो आपने भी पढ़ा होगा पेपर में, किशोर कुमार अलंकार सम्मान, अलंकार से सम्मान हुआ है 2024, अभी लेटेस्ट हुआ है। और 126वीं जयंती डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की थी, उस दौरान भी मुझे सम्मान प्राप्त हुआ है। उस समय इंदौर में था मैं। जी जी। और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, और निश्चित रूप से सम्मान एक कार्यक्रम को समाप्ति नहीं करता है, वो आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। कभी ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे लोग सम्मान में जो है भागदौड़ करते हैं। आप काम करेंगे तो निश्चित रूप से सम्मान मिलेगा, और उसके आप हकदार निश्चित रूप से होंगे। तो हमको तो आगे बढ़ना है, और सफलता के लिए निश्चित रूप से आगे बढ़ते रहना चाहिए। बिल्कुल जी। सर, आप अपनी सफलता का श्रेय किसको देते हैं? सफलता का श्रेय तो निश्चित रूप से माता पिता को ही जाता है, क्योंकि वहीं से ही संस्कार मिलते हैं। परिवार से जो कुछ हम सीखते हैं उसी से ही शुरुआत होती है। और मेरे पिताजी निश्चित रूप से एक बहुत बड़े संस्कृत के विद्वान थे, और माताजी और पिताजी के मैं साथ रहा हूँ। और उसके बाद में फिर जब हम स्कूल जाते हैं तो वहाँ पर निश्चित रूप से गुरुओं का सम्मान मिलता है, गुरुओं का जो है आशीर्वाद मिलता है। और उसके बाद में जब कहानी मेरी निश्चित रूप से अब आगे बढ़ती है, तो मैंने जैसे कि बताया कि मेरे जो है बुआ जी हैं, फूफा जी हैं, मामा जी हैं, इनका भी पूरा मुझे आशीर्वाद मिला। और परिवार में जब मेरा जो है शुरुआत हुई, तो निश्चित रूप से मेरी धर्मपत्नी श्रीमती आभा आचार्य और दोनों बेटियां डॉक्टर वैष्णवी आचार्य और सृष्टि आचार्य, ये दोनों मेरी प्यारी बेटियां हैं। और परिवार का निश्चित रूप से उनका भी मुझे सहयोग मिलता है, और अभी भी वर्तमान में भी मिल रहा है। और इन्हीं सब के कारण हैं ये सब सारी चीज़ें उपलब्ध होती हैं।
एक अनुकूल वातावरण होता है, उसके बाद ये सारी चीज़ें निश्चित रूप से होती हैं। और एक गुरु परंपरा से भी हमारा सिस्टम चल रहा है, तो ये निश्चित रूप से श्रेय तो जाता ही है। और साहित्य के क्षेत्र में जैसे आपसे बात की है, तो साहित्यिक क्षेत्र में जब बुरहानपुर में आया, तो बुरहानपुर में हमारे ब्रजलाल ब्रजेश यहाँ हुए हैं, गीतकार मनसाराम जी यादव, 2 नाम निश्चित रूप से यहाँ हैं जिनके सानिध्य में मैं रहा। और उसके बाद में वर्तमान में ठाकुर बीरेंद्र सिंह चित्रकार जी, जिनको आपने भी बुलाया था, निश्चित रूप से मेरे बहुत अच्छे जो है यहाँ मित्र भी हैं और वरिष्ठ साहित्यकार भी हैं, गीतकार हैं। उनकी कविताएं और गीत निश्चित रूप से हम लोग पढ़ते रहते हैं। और हम लोगों ने तो आकाशवाणी खंडवा से भी कई कार्यक्रम दिए हैं, मेरे गीत भी आए हैं, कई स्वास्थ्य वार्ताएं भी आई हैं, और पेपर में तो सारा जो है हम लोग लिखते ही हैं। तो ये सब है, उनका ही सब मंडली है, हमारी बुरहानपुर की साहित्यिक मंडली है, जिनमें एक आह्वान संस्था है। जी सर। आह्वान संस्था भी आजकल बहुत अच्छा काम कर रही है। उसके माध्यम से भी मुझे जो श्याम ठाकुर जी हैं, उनके पिताश्री के सम्मान में ये कार्यक्रम करते हैं, वो भी अलंकरण जो है वो देते हैं उनकी पुण्यतिथि पर। तो वो भी एक बहुत अच्छी संस्था है जो बुरहानपुर में अपना नाम कमा रही है। और भी अनेक संस्थाएं हैं जो काम करती हैं। बिल्कुल सर। जी सर, एक मैसेज देश के युवाओं के लिए। युवाओं के लिए निश्चित रूप से मैसेज तो यही है। मैसेज के बाद में एक उसके बारे में एक कविता जरूर मैं सुनना चाहूँगा। युवा जो पीढ़ी है उसको अपनी शक्ति का, अपनी ऊर्जा का निश्चित रूप से उसको पहचान होना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहिए। आज का युवा आज तक सोच से क्या होता है, अपने आप को स्वयं को एक्चुअली समझ नहीं पा रहा है, और अधिकतर युवा जो है दिग्भ्रमित है। लेकिन उसके साथ में आपको ये तो तय करना पड़ेगा कि हमको क्या करना है, देश की सेवा करना है, समाज के क्षेत्र में जाना है, या हमको एक ऐसे क्षेत्र में जाना है जिनमें हमारी ऊर्जा का पूरा भरपूर उपयोग हो। तो अध्ययन के साथ साथ में हमको एक निश्चित रूप से रास्ता और मार्ग तय करना है। तो युवाओं से मेरा यही निवेदन है और यही आग्रह भी है कि हम अपने आप को समझें, हमारे जो कर्मठता है उसको हम पहचानें, और परिवार को सब साथ में लेकर, समाज को साथ में लेकर एक राष्ट्र भावना के साथ में हम काम करें, तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। और जो भटकाव वाली जो स्थिति है वो हमारे बीच में युवाओं में नहीं आएगी। क्योंकि भटकाव इसलिए कह रहा हूँ कि हम कहीं नशा प्रवृत्ति की ओर भी हम जाते हैं और कहीं और गलत मार्ग में हम चले जाते हैं। तो उस रास्ते को नहीं अपनाना है जिस रास्ते में हमें भटकाव हो, जिस रास्ते में सफलता हमें नहीं मिले। और हमारा, क्योंकि ये जीवन आसानी से नहीं मिलता है, और युवा जो वर्ग होता है वो एक देश का भविष्य होता है। मतलब अपना तो भविष्य संभालना ही, साथ में वो देश के भविष्य को भी संभालने वाला होता है। तो यदि देश का भविष्य अच्छा होगा, उज्जवल होगा, युवा जो है निश्चित रूप से भविष्य के हमारे देश के कर्मठ कार्यकर्ता होना चाहिए। और युवा पीढ़ी ही इस देश को, इस समाज को, इस व्यक्ति को, इस आदमी को आगे बढ़ाने में निश्चित रूप से उनका मदद होना ही चाहिए उनकी। मैं उदयपुर में था और उदयपुर में कुछ फिल्मी हस्तियों से मेरी मुलाकात हुई थी, और फिल्मी हस्तियों में निश्चित रूप से एक नाम आता है, अमिताभ बच्चन जी से भी मैं मिला था। और वहाँ पर जो है फिल्म की जो शूटिंग हुआ करती थी तो उनसे भी मेरी भेंट होती थी। और एक मैं फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसमें भी मैंने काम किया है, वो भी एक सामाजिक संस्था थी। तो उसमें सवाना आजमी जो एक फिल्मी एक्टर हैं, बहुत अच्छी एक्टर हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई है। उनके फ़ोटो भी हैं मेरे सामने। मैं उसमें जब चिकित्सक के रूप में काम करता था, ये हालांकि पुरानी बहुत हो चुकी हैं, तो इनसे मेरी मुलाकात हुई है। वसीम अख्तर साहब से मेरी मुलाकात हुई है, उसमें फ़ोटो में नहीं है, लेकिन वो एक अशोक ल्यू आपका व्यू जो होटल है वहाँ पे, अशोका भोपाल में, वहाँ मेरी मुलाकात हुई थी। तो वो भी एक है। और बुरहानपुर में हमारे महापौर साहब हुए थे, हारून सेठ, तो उनका भी फ़ोटो मेरे पास है। हम लोगों ने आयुर्वेदिक कॉलेज से एक झांकी लगाई थी, और हारून सेठ उस समय महापौर थे, तो उनके सामने हमें फर्स्ट इनाम मिला था, उस समय की फ़ोटो है। तो ऐसे फ़ोटो मेरे पास उपलब्धियां हैं विशेष रूप से, तो मैं इसका उल्लेख निश्चित रूप से करना चाहूँगा। और ताजमहल एक बार मैं गया था, ताजमहल की भी मेरे पास फ़ोटो है। हम लोग उसको ताजमहल एक निश्चित रूप से एक हमारी स्मारक है और पूरा विश्व धरोहर है ये हमारे लिए।
तो मुझे शौक़ है कि ये जाने का मुझे वहाँ मिला है। और एक और इसके साथ ही मैं बताता हूँ, आपके विनोद खन्ना जी से भी मेरी मुलाकात हुई थी। आप देखिए, ये पुलिस और मुजरिम की शूटिंग में ये आए थे उदयपुर में, तो वहाँ मेरी मुलाकात हुई थी और इनसे काफ़ी वार्तालाप हुई थी। आज दुनिया में नहीं है, लेकिन ये हमारी उनके स्मरण है साथ में। बिल्कुल। महात्मा गांधी राजघाट वाला फ़ोटो है। मैं एजुकेशनल टूर करता हूँ, वहाँ पर राजघाट में मैं गया था और हे राम को देखा मैंने कि निश्चित रूप से लोग कहते हैं, लेकिन वहाँ जाके एक अच्छी जो है अनुभूति मुझे प्राप्त हुई। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें। यहाँ एक बहुत बड़ा नाम बुरहानपुर में है, हवालदार साहब का नाम है, आप सभी लोगों ने सुना है। तो हवालदार साहब के साथ भी मेरा एक फ़ोटो है, वो भी आपके समक्ष में रख रहा हूँ। इनने भी मुझे सम्मानित किया है। तो ऐसे कुछ उपलब्धियाँ मेरे साथ थी। मैं यहाँ आ रहा था तो मुझे ध्यान है कि कम से कम उपलब्धियाँ आपके उसमें जाएं। और एक और मैं फ़ोटो बता रहा हूँ, पंडित शिवनाथ शास्त्री स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय का जो नाम है वो बदला था और इसमें हमारे यहाँ मंत्री मैडम हैं, आपके ये जो आयुष मंत्री थी उस समय, और मंजूश्री जो विधायक हैं वो बैठी हैं, ठाकुर भी साहब बैठे हैं और नंद कुमार चौहान जी सांसद थे। लक्ष्मी साधो मैडम उस समय हमारी मंत्री थी आयुर्वेद की, ये उनके साथ भी फ़ोटो है। तो ऐसे कई फ़ोटोग्राफ्स मेरे पास थे। तो इस मौके पर निश्चित रूप से मैं चाहूँगा कि भाई ये मैं सुनाऊँ। एक सबसे प्रिय रचना मेरी जो आपके समक्ष में सुना रहा हूँ, मित्रता का भाव है इसमें। जी सर। और निश्चित रूप से हम कहीं ना कहीं मित्र भाव में रहते ही हैं, बिना मित्र के हमारा काम नहीं चलता है। तो मित्र की एक रचना है जो सबसे प्रिय है और जहाँ भी मैं सुनाता हूँ और आपको भी सुनाने का मुझे अवसर मिल रहा है, तो सुनिए आप। कैसा मित्र होना चाहिए, इसकी भूमिका में मैं यही कहूँगा कि जब विवाह करते हैं, शादी करते हैं, उसमें कुंडली मिलाते हैं और कुंडली में 36 गुण मिलते हैं ऐसा कहा जाता है, तो वो शादी सक्सेस होती है। तो मैंने मित्र की जो कुंडली है कितने गुण होना चाहिए, वो गुण मैंने इसमें बताने का प्रयास किया है। तो आपके समक्ष में प्रस्तुत कर रहा हूँ सबसे प्रिय रचना। हमको तो वैसा एक प्यारा मित्र चाहिए, हमको तो वैसा एक न्यारा मित्र चाहिए कि दुख दर्द में जो साथ दे, विश्वास दे हमें, और साथ में जीने की वो तो वास दे हमें, कि दूर भी रह कर के सदा पास जो रहे, दुनिया में तो मेरे लिए ही खास वो रहे, कि गंगा के जैसा हृदय ही, गंगा के जैसा हृदय ही पवित्र चाहिए, हमको तो ऐसा एक प्यारा मित्र चाहिए। और आगे है कि सहयोग हर तरह का दे जो हम पे हो कुर्बान, इंसानियत का हो धनी, ऊंची हो उसकी शान, जिसकी तो कहीं पर बुराई ना सुनाई दे, हर काम में जिसके तो सत्य ही दिखाई दे, हर काम में जिसके तो सत्य ही दिखाई दे। और कैसा होना चाहिए कि प्रिय हो सभी को गंध, प्रिय हो सभी को गंध, वैसा इत्र चाहिए, हमको तो वैसा एक प्यारा मित्र चाहिए। और इस पंक्ति में मैंने तीनों कालों को लिया है कि ऐसा नहीं है कि मित्रता छूट गई तो सब कुछ छूट गया। तो देखिए तीनों कालों में मैंने मित्रता की बात किस तरह से की है। भूले न भूतकाल को अपनाए वर्तमान, कोई भी काम करने में भविष्य का हो ध्यान, कदम कदम पर धर्म का देता हो जो पैगाम, और सच्चा वही है मित्र मेरा उसको है प्रणाम, कि नैतिकता प्रेम से मढ़ा ही चित्र चाहिए,
हमको तो वैसा एक प्यारा मित्र चाहिए। और गीत की अंतिम पंक्तियां हैं कि जिसके हृदय में हो सदा निस्वार्थ सेवा भाव, भगवान के खुदा के प्रति सदा ही उसका हो लगाओ, स्वर्ग से सुंदर बनाए अपना जो घर द्वार, और जहाँ भी जाए लोग कहें आ गई बहार, आ गई बहार। और जहाँ भी जाए लोग कहें आ गई बहार। और एक इतिहास का उदाहरण जो हम सबके बीच है कि कृष्ण सुदामा सा ही चरित्र चाहिए, हमको तो वैसा एक प्यारा मित्र चाहिए, हमको तो ऐसा एक न्यारा मित्र चाहिए। बहुत 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 सर। धन्यवाद। सर, हमारा आपने जो लीड लैब का मंच है उसके सारे सवालों के जवाब बड़े बखूबी तरीके से दिए और आपका अंदाज भी बड़ा अलग ही था। तो सर, हमारा अंतिम प्रश्न कि इस लीड लैब के मंच पर आने के बाद आपका अनुभव कैसा रहा? हाँ, बहुत अच्छा लगा। आपकी टीम निश्चित रूप से एक जो अनुभवी और ऐसे लोगों को यहाँ पर आप लाके उनके उद्बोधन करवाते हैं, उनका इंटरव्यू लेते हैं, तो निश्चित रूप से ये जो उनकी सफलता का राज है तो लोगों के माध्यम से बहुत दूर दूर तक जाता है। और ये एक बहुत अच्छा अनोखा काम है ये। मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन निश्चित रूप से यहाँ आके मुझे लगा कि एक स्वच्छ वातावरण में और बुरहानपुर जैसी जगह में और इससे एक अनोखा काम आप सफलता का काम कर रहे हैं, तो मैं निश्चित रूप से आपकी पूरी टीम को बधाई देता हूं। और इसमें टीम में आप लगे रहें और ईश्वर आपको निश्चित रूप से सफलता मिले। इसी जो है शुभकामनाओं के साथ आपने मुझे कहने का यहाँ पर बात कहने का अवसर दिया है, उसके लिए फिर से एक बार पुनः आपकी पूरी लीड लैब टीम को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। सर, हमारी टीम को विश्वास है कि आपने जो युवाओं के लिए मैसेज दिया कि वो अलग अलग दिशाओं में ना भटके, वो अपनी दिशा को निश्चित करें और अपने क्षेत्र में सफल हो। आपके साक्षात्कार के बाद वो इससे प्रेरणा लेंगे और वो अपने क्षेत्र में अच्छा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।